बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग अल्लाह के फजल करम से खुश होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। अब जो ये हमारा कोर्स है जिसमें हमारे कुछ लेक्चर्स स्टार्ट किए हमने मॉडर्न फिज़िक्स को समझने में, और ये कि किस तरह से हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स, उसको कुछ हमने डिस्कस किया है। और ये सीखा है कि जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है आपकी, वो बेसिकली काम है या जो डिस्कवरीज वटेवर जो भी नॉलेज इस ब्रांच में आपके पास आया फ्रॉम 17 18 एंड यू कैन से 19th सेंचुरी, इस वक्त तक जो भी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थी, वो उसको हमने उस वक्त तो नहीं, लेकिन एक्चुअली 19 आफ्टर 19th सेंचुरी हमने उसको क्लासिकल फ़िज़िक्स का नाम दिया। तो उस वक्त तक जो भी हमारा नॉलेज था, जो भी थेरीज थी, वो सब कुछ वर्ल्ड टेस्टेड था। एक्सपेरिमेंटेशन पे बहुत काम हुआ और हर तरह से उन चीज़ों को टेस्ट किया गया। जितने भी जो भी लोग उस फील्ड में थे, तो उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी गई। तो इसीलिए हमने ये भी सीखा कि एट दैट टाइम क्लासिकल फिज़िक्स वाज टर्म्ड एज अल्टीमेट थ्योरी, और इसकी तीन मेजर ब्रांचेस थी, या यू कैन से पिलर्स हैं। एक मैकेनिक्स, दूसरा आपके पास थर्मोडायनामिक्स, एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इनको कुछ किसी हद तक हमने लास्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को डिस्कस किया था सेपरेट। फिर हमने एंड पे आके देखा कि किस तरह मैक्सवेल ने इन दोनों को कंबाइन किया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन गया। थर्मो मीन्स एक्चुअली टेम्परेचर, हीट, इस चीज़ से जो भी आपके हीट से और टेम्परेचर से रिलेटेड फिनोमेना हैं, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं, वो सारी इस फील्ड में आ जाती हैं, जिन पे बहुत काम किया गया और वेल अंडरस्टूड आप उसे कह सकते हैं। ये द मोस्ट सक्सेसफुल थियरीज हैं ये तीनों, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, अब ये हमने सीख लिया। तो हमने ये भी देखा कि उसके बाद एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, बिल्कुल कुछ फ्यू, 3 4 5 कह लें, जिनको उस वक्त की जो नॉन फिज़िक्स थी उसके बेस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। अगर जो हमारा नॉलेज था, जो कि ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका था, उसकी बेस पे हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जब हम उनके साथ उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, तो जो ऑब्जर्वेशन थे या जो हमारी एक्सपेरिमेंटेशन के कंक्लूजन्स थे, हम उनको समझ नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे कि ये फिनोमेना हुए हैं तो किस तरह से हुए हैं, क्या इनमें चीज़ है। उनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स के हमने नाम लिए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हो गया, इसी तरह से आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इन चीज़ों को, कॉम्पटन स्कैटरिंग है, इन चीज़ों को एक्चुअली हम इस कोर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर इनके देखेंगे कि हमें इन एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकले थे, ऑब्जर्वेशंस हमारे क्या थे, और फिर किस तरह से हमने उनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स से हमने ये भी देखा कि अपेरेंटली ऐसे ही लगता है कि जब आपके पास 3 सेंचुरीज़ का काम है और उसको वेल टेस्टेड है, उसको हर तरह से देखा गया है, और वो आपके सारे जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी नेचर है, वट एवर कुछ भी जो आपका उनको सबको सेटिस्फाई करता है, तो वहाँ पे अगर एक दो उसके मुकाबले में एक्सपेरिमेंट आते हैं जो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो फील यही होता है कि शायद अगर ये ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट बन गए हैं और क्यों हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल से, या इसको समझना ज़रूरी है, उसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट बने, या यू कैन से कि एक इनिशियल स्टेप था एक टुवर्ड्स न्यू फिज़िक्स, जो कि रेवोल्यूशनरी आप उसे कह सकते हैं। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी या बिफोर या एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जो हमारे नॉलेज में जो क्लासिकल फिज़िक्स के साथ, ठीक है, जो उसमें कुछ एडिशन हुए या फर्दर हमने कुछ नॉलेज को एक्सप्लोर किया, और जिसने हमारे विजन को एक्चुअली बहुत चेंज कर दिया, ना सिर्फ विजन को बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ को। वो तमाम चीज़ें, उनकी जो एप्लीकेशन है, वो उन्हीं की वजह से आज आप एक स्मार्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं और उन चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारी थोड़ी सी डिस्कशन थी। उसके बाद हमने कहा कि
just to differentiate between modern physics and classical physics, first you should know what is actually classical physics. तो कुछ पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि हम डिस्कस कर चुके थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम देख चुके हैं। और अभी हम जो थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे वो मैकेनिक्स का देखेंगे। अब मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स ऑफ कोर्स एक हमने कहा कि मेन पिलर है क्लासिकल फिजिक्स का। और इसमें होता क्या है, इसमें आप मोशन ऑफ, ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, बॉडीज़ की, ठीक है, मटेरियल की। अब आप अगर ये देखें कि मोशन क्या है, अगर मैं कहती हूँ कि एक आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, वो एट रेस्ट है, तो अब आप क्या सोचते हो उसको कि क्या ये मैकेनिक्स में डिस्कस होना चाहिए या नहीं डिस्कस होना चाहिए? ऑफ कोर्स इसको डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको रेस्ट पे नज़र आ रही है, विच मीन्स कि उसके ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही थी वो इक्विलिब्रियम में आ गई हैं, ठीक है। इसका रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसको मोशन से निकाल देंगे। मैं ऐसे कहती हूँ कि एक चीज़ है वो चल रही है तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर आवर है, और एक चीज़ है जो है वो 0 मीटर पर आवर उसमें चल नहीं रही है। तो एक्चुअली वो भी जो इन शॉर्ट अगर मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि बॉडीज़ मोशन में हो या रेस्ट पे हो, उनकी स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। और अगर हम उस मोशन के कॉज को भी डिस्कस करें तो वो फिर फर्दर उसकी 3 एक्चुअली ब्रांचेज आती हैं मैकेनिक्स की। लेकिन हम बहुत सिंपल वे में आपके लिए हम रहते हैं कि मैकेनिक्स का आपकी वो ब्रांच है फिज़िक्स की, क्लासिकल फिज़िक्स की, जिसमें आप क्या करते हैं, पार्टिकल्स की या ऑब्जेक्ट्स की या मटेरियल बॉडीज़ की मोशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें जो पार्टिकल एट रेस्ट हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है जी, ओके। अब अगर आपको किसी मोशन को एनालाइज करना है, एनालाइज में सब कुछ आ सकता है कि कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल की आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी वेलोसिटी बताएं, आपसे पूछा जा सकता है उसकी डायरेक्शन बताएं कि किधर मूव कर रहा है, वट एवर कुछ भी उसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, उसकी एनर्जी के बारे में कुछ भी। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मटीरियल ऑब्जेक्ट या बॉडी है, ठीक है, लेट्स सपोज में कहते हैं कि आपके पास ये पार्टिकल या बॉडी ए है, ठीक है। अगर आपने यानी इसकी मोशन को एनालाइज करना है तो आपको सबसे जो पहला इंग्रेडिएंट है उस मोशन को एनालाइज करने के लिए, दैट इज़ मैस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ मैस। मैस क्या है? मैटर की क्वांटिटी है किसी बॉडी में, ठीक है। और जब आप किसी बॉडी को ही, मटेरियल ऑब्जेक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए है, जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए है उसकी मोशन को एनालाइज करने के लिए, दैट इज़ इट्स मैस। ओके जी। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आपके पास क्या आती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, जो कि नंबर है कि कितने रफ्तार से एक चीज़ चल रही है, एंड डायरेक्शन, ठीक है। खाली अगर आपको आपसे कहा जाए कि भाई एक गाड़ी है बहुत स्पीड से जा रही है, तो ये इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन है किधर जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि वो रिक्वायर्ड जगह पर पहुंचे तो क्या वो उस डायरेक्शन में थी भी कि नहीं, ठीक है। अगर पार्टिकल फिजिक्स का कोर्स है और आप कहते हैं कि आप बैठ के मटेरियल साइंसेज की बुक, आपने सॉलिड फिजिक्स की सारी आपने चीज़ें कर रही हैं, तो क्या आपको उस कोर्स में एडवांटेज होगा? क्या आपने क्या करना था? इसी तरह डायरेक्शन मैटर करती है। आप बहुत स्पीडी हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, ये आपकी लाइफ में यही चीज़ होती है कि आप अगर बहुत भी काम कर रहे हैं और अगर राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई एडवांटेज, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता। सो वेलोसिटी में ना सिर्फ कि आपका ऑब्जेक्ट कितना तेज़ चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन स्पीड बट इन वेलोसिटी, स्पीड प्लस डायरेक्शन, ओके। ये दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है आपके पास आपकी मोशन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। एक, अगर आपके पास, हमने देखा है कि अगर आपकी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि वो एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कोई भी आपके पास जो मोशन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एनर्जी, जो भी उनके पास एनर्जी होती है जिससे वो काम करते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, वो कोई वज़न खींचना हो गया या कोई डैमेज करना हो गया, बट कुछ भी जो भी काम है वो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड kinetic energy, ठीक है जी। इट्स अ कॉम्बिनेशन, यू कैन से कि इट इज़ डिफाइंड लाइक हाफ m v square. m is your mass, v is velocity. So इस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के mass into square of velocity आती है तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलती है,
ठीक है। इन्हीं दो इंग्रेडिएंट्स के साथ आप एक और भी डिफाइन करते हैं चीज़, दैट इज़ मोमेंटम। एम इंटू वी, मैस इंटू वेलोसिटी, ये आपका आपकी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है। मोमेंटम बेसिकली आपकी डायरेक्शन और स्पीड इतनी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती अगर आप किसी मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं, जब तक कि आपको ये पता ना हो कि जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसका मैस कितना है। ठीक है, एक बहुत बड़ा आपके पास कोई ट्रक है कोई और साथ में आपके पास एक बहुत छोटा सा बाइक है या बहुत छोटी गाड़ी है, तो उन दोनों की खाली जो स्पीड है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, या आप उन वो कैसे रुकेंगे, कितना डैमेज कॉज कर सकते हैं, कितनी जल्दी उनकी ब्रेक लग सकती है, कितनी जल्दी वो कहीं पहुंच सकते हैं, वट कुछ भी। इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए, समझने के लिए आपको ऑफ कोर्स मैथ्स चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है मैस और वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसको मोमेंटम कहते हैं। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी आ जाती है जिसको आप देखेंगे और इसी को इसके साथ आप प्ले करेंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिकली है तो हमारे पास दो ही मेन इंग्रेडिएंट, एक मैस और एक वेलोसिटी। बाकी दोनों को अगर आप देखें तो ये क्या है, ये आपके पास सिंपल उन्हीं के कॉम्बिनेशन है, मैस और वेलोसिटी के डिफरेंट अंदाज में। एक और काम हमने किया था कि हमने ये देखा कि आप यू कैन राइट मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, उसको आप देख जस्ट रीअरेंजमेंट थी इक्वेशंस की कि आप देख सकें कि आप किस तरह से एक रिक्वायर्ड अपने आंसर, लेट्स सपोज आपके पास सिर्फ मोमेंटम गिवन है, ठीक है, और आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो आप किस तरह से अपनी इक्वेशंस को रीअरेंज करके तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ये एक अलग बात हो गई। अब हमने ये देख लिया कि इंग्रेडिएंट तो हमारे पास आ गए, अब हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि इन जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने कंबाइन कैसे करना है, उनको हमने जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं उससे उसमें उसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ। यहाँ पे हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉज हैं जो कि हमारे मैकेनिक्स के लिए या मोशन को एनालाइज करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक हमारे पास है टोटल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, और सेकंड है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पहला है जी टोटल एनर्जी और दूसरा है लीनियर मोमेंटम। ये दोनों कंजर्व होनी चाहिए फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। कंजर्व का मतलब ये है कि किसी भी इंट्रैक्शन से पहले, ठीक है, आपके पास जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, या जो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, इट शुड बी इक्वल टू द फाइनल energy, total energy or the final linear momentum of the system after collision या after interaction के जो भी इसमें change या after some time जो भी आप देखना चाह रहे थे, तो वो क्या होता है, कंजर्व होता है, सेम रहता है। ठीक है जी, ओके, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स और साथ में हमारे आगे कंजर्वेशन लॉस। ओके, इसके बाद हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था, उसको मैं यहाँ पे आज के लेक्चर में इसलिए बता रही हूँ कि अब आप उनके जो रैंडम डिस्कशन है उसको अच्छी तरह से आपने समझ लिया है, कर लिया है, और अब हमारे पास क्या है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से हम इनको लेके चलेंगे और आगे हम इनके साथ काम करेंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल थी हमारे पास हीलियम एटम की, उसका मास गिवन था और इसके साथ ही उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो बिफोर कोलिजन है वो हमारे पास वेलोसिटी गिवन थी, और इट कलाइड्स विद एन एटम ऑफ नाइट्रोजन एट रेस्ट। नाइट्रोजन का मास गिवन था और वो एट रेस्ट था, विच मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन थी, विच इज़ ऑफ कोर्स 0। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास हीलियम का आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी था वो गिवन था, मैस ऑफ कोर्स रिमेन कांस्टेंट, मैस इसमें कंजर्व क्वांटिटी आती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसकी वेलोसिटी भी गिवन थी, इवन डायरेक्शन भी गिवन थी आफ्टर कोलिजन, उसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल जो उसकी डायरेक्शन थी उसके साथ वो भी गिवन है। आपने फाइंड आउट करना था वेलोसिटी, ये आपके पास गिवन है जी, वेलोसिटी और उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऑफ नाइट्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि बिफोर कोलिजन सब कुछ गिवन है आपको। ठीक है, और उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे आपने कंपेयर करना था काइनेटिक एनर्जी को आफ्टर और बिफोर एक्सपायर, ये जो आपकी कोलिजन थी इसके साथ आपने डिस्कस करना था। तो मैं जस्ट आपके सामने अच्छा, ये हमारे पास इसकी एक डायग्राम थी कि आपके पास ये पार्टिकल है हीलियम, ये आपको शो कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर आपका हीलियम है, एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, नाइट्रोजन भी एक्स में ही पड़ा हुआ है, वाई एक्सिस में आपकी कोई मोशन नहीं है। इसी तरह से ये आफ्टर कलीजन की नीचे पिक्चर जो बी है वो आफ्टर कलीजन की पिक्चर है। इसमें क्या हो रहा है, आपका हीलियम एटम एक डायरेक्शन में जा रहा है और आपका नाइट्रोजन एटम दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी ये जो एंगल है ये आपको गिवन है, ये डायरेक्शन आपको बताएगा और ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने ये देखा था इंग्रेडिएंट तो हमारे पास पूरे हैं। अब वी नो द mass of helium, mass of nitrogen, velocity of helium before collision, velocity of helium before नाइट्रोजन बिफोर collision। ठीक है, और क्या आपके और सेकेंडली मैथ तो वही है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम आफ्टर collision। इसको जस्ट प्लीज प्राइम को शो करने के लिए जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट वेलोसिटीज, बिफोर collision एंड आफ्टर collision। मैंने प्राइम का किया, 1 2 कर सकते हैं, आई एफ कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल, वट एवर जो भी आपकी चॉइस हो, बट इट इज़ गिवन कि उनकी जो वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल वो डिफरेंट है, तो हमें उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंट नाम देने पड़ेंगे। ठीक है जी, हो गया। ये सब चीज़ें हमारे पास नोन है। अब अननोन क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर collision, उसका एंगल कितनी, उसकी डायरेक्शन क्या थी, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। और जब अगर जैसे ही आपको वेलोसिटी मिल जाएगी आप इजीली काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में आता है। ठीक है, तो इस इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ये सारे मौजूद हैं। अब हमने इनको अरेंज किस तरह से करना है, हमने अब अपने एनालिसिस को प्रोसीड किस तरह से करना है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो अभी हमने एक लॉ पढ़ा कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है इट शुड बी कंजर्व। ठीक है, ये फाइनल हो, ओके फिर मैंने लिखा कि क्योंकि हमारे पास जो आपके मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो नॉर्मली अगर हमने इसके साथ कोई काम करना हो, फर्दर प्रोसीड करना हो, यू कैन से, तो हम क्या करते हैं, हम इनको इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कंजर्वेशन का लॉ है ये एक्चुअली बन जाएगा पी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू पी एक्स फाइनल। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी पी वाई इनिशियल इज इक्वल टू पी वाई फाइनल। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट हमारे पास इक्वेशंस होती हैं जिनको लेके हमने चलना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम पी एक्स इनिशियल को देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। पी एक्स इनिशियल में हमने क्या किया था, जो भी आपके पास मोमेंटम, सॉरी, जो आपके पास मोमेंटम आता है हीलियम का, और ये मोमेंटम है ये मोमेंटम हो गया हीलियम का। इसी तरह से अगर आपको मोमेंटम चाहिए है नाइट्रोजन का तो ये हो गया, और ये हो गया, ये इनिशियल हो गया। और अगर आपको फाइनल फाइंड आउट करना है तो आप इनके ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि आप अपने जो वेक्टर है, लेट्स सपोज आपका ये वेक्टर है, तो आप इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करते हैं कि ये उसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है, वाई कंपोनेंट किसके बराबर होता है, लेट्स सपोज कि ये आपके पास वी एन है, तो दैट विल बी वी एन साइन थीटा, और ये आपके पास क्या है, वी एन कॉस थीटा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं, और फिर आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन आपने लिखें, और आपको टोटल मोमेंटम चाहिए, विच मीन्स कि आपके पास जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आप उन सब के मोमेंटम को, मीन्स मैस इंटू वेलोसिटी करके उन मोमेंटम को आप ऐड करते चले जाएंगे। आपके पास यहाँ पे चूँकि 2 पार्टिकल्स हैं तो आप क्या करेंगे, उन दोनों के मोमेंटम को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, मोमेंटम मीन्स एक मैस है, साथ में उसकी वेलोसिटी है, प्लस मैस और वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की। और बिफोर कलीजन के लिए आप यही काम करेंगे, और आफ्टर कलीजन के लिए भी आप यही काम करेंगे। फिर आप उनको कंपेयर करते हैं तो आपके पास 2 और इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, उन 2 इक्वेशंस में से आप अननोन को हमने क्या किया था, सॉर्ट कर लिया था। हमने वी, ये थोड़ा प्रोमिनेंट कलर नहीं है, मैं इसको इसलिए रेड से यूज़ करती हूँ कि वी एन प्राइम कॉस थीटा एन, कॉस थीटा एन क्या है, वो एंगल जो कि नाइट्रोजन का है आफ्टर कलीजन। ठीक है, उसको हम किसी टर्म में लिख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ गई इसी तरह से वी एन प्राइम साइन थीटा एन, ये भी कोई टर्म आपके पास आ जाती है,
उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल इनको स्क्वायर करेंगे। सपोज इसका वैल्यूज़ पहले लिख लें क्योंकि ढेर सारी आपके पास आ जाएंगी चीज़ें। अगर आप पहले उनका स्क्वायर करते हैं तो बहुत ढेर सारी टर्म्स बनेगी, और अगर आप राइट अवे जो नोन है सारी टर्म्स उनकी वैल्यूज़ उसके अंदर पुट कर देंगे तो आप इजीली उनका स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। फिर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आपको वी एन मिल जाता है, वी एन प्राइम वेलोसिटी। अगर आपके पास मास नोन है, वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर लिया किसी भी अननोन पार्टिकल की, विच मीन्स कि उसका मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट आप कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हमने पहले क्या किया है कि वो कॉम्बिनेशन है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम भी आपका यही होता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट रेफरेंस कैंसे के रेशियो में है कि एम हाफ एम वी स्क्वायर है और एक जगह पे एम इंटू वी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। जिन लोगों को पहले इसमें कुछ इशू हुआ, ये मेन मैंने आपके साथ इंग्रेडिएंट उसके शेयर कर दिए हैं, इसको डिस्कस कर लिया है। अगर किसी के पास कोई इशू था, कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर सका इन टाइम, या कोई उस वक्त समझ नहीं पाया, बहुत से बच्चे उस वक्त ऑनलाइन थे और बोर्ड पे काम को समझ नहीं पा रहे थे, तो ये उनके लिए भी यूज़फुल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसी के आप अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज अभी थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि आप थोड़े से डिफरेंट अंदाज से भी इसको देख सकें कि आपके पास जो क्वेश्चन है या एंगल है उसको भी आपको थोड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, ओके जी। ये वो एग्जांपल है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट कोर्स में एक्चुअली जो हमने ऑनलाइन पढ़ा उसमें की थी कि एन एटम ऑफ यूरेनियम, उसका मास गिवन है, at rest decays spontaneously into an atom of helium and thorium। याद है आपको जब हम जहाँ पर हमने चार्ज कंजर्वेशन की बात की थी तो वहाँ पे हमने ये एग्जांपल की थी कि आपके पास थोरियम है और वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, रेडियो एक्टिव एटम है, और वो डिके कर जाता है हीलियम में और थोरियम में। वहाँ पर हमने उनका चार्ज देखा था, हमने चार्ज कंजर्वेशन को देख रहे थे, इसलिए हमने चार्ज को देखा था। एग्जैक्ट वही एग्जांपल है। उसके बाद क्या होता है, द हीलियम एटम इज ऑब्जर्व्ड टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद गिवन वेलोसिटी। find the velocity magnitude, जब whenever you have to find out velocity, of course it means you need magnitude and direction। ठीक है जी, of the thorium atom, find the total kinetic energy of the two atoms आफ्टर द डिके। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि बिफोर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्टर उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। आपको पता है कि जो आपका इनिशियली जो आपका एटम है वो यूरेनियम एटम आपके पास है, और वो बी एट रेस्ट है जिसने डिके करना है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की बिफोर कोलिशन। ये आप कमेंट से मुझे लिख सकते हैं ताकि मैं देखूं कि आप लोग इस बात को कितना समझ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अगर हम इसकी फिगर को देखना चाहें कि ये किस तरह से हमारे पास आ रही है, वैसे नंबर का जो कैलकुलेशन है ना, वो मैं ये सपोज़ करूँगी कि आप अपने कैलकुलेटर वगैरह आपके पास होंगे। यू कैन से इट्स आपकी एक असाइनमेंट है कि जिसमें आप इसको फुली कंप्लीट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हिंट्स मैं आप लोगों को इस वक्त दे रही हूँ। ठीक है जी, ओके। इस फिगर में अगर आप देखें कि ये आपका यूरेनियम एटम है, ठीक है, ये कहाँ है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। डायरेक्शन इसकी क्या है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। ठीक है, ये भी आप इससे आइडिया नहीं कह सकते कि एक्स की तरफ मूव करेगा या वाई की तरफ मूव करेगा, वट कुछ भी। ये जो आपकी ऊपर वाला ए वाली आपकी फिगर है, ये फिगर, ये जो ब्लॉक है आपका, ये शो कर रहा है आपका बिफोर कोई भी इंट्रैक्शन या वो बिफोर एनी प्रोसेस, कि आपके पास बिफोर डिके आपके सिस्टम की क्या सिचुएशन थी। आप मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स एक्सिस में बिफोर कोलिजन क्या था, आप मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं वाई एक्सिस में बिफोर कोलिजन क्या है, या बिफोर डिके इन दिस स्पेसिफिक केस क्या है। और ये कि आप ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप कमेंट्स में सारे बच्चे इस चीज़ को लिखें कि आपको क्या लगे। देखते साथ आपको पता चल रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका मोमेंटम क्या है। हाँ, फाइंड आउट कैसे, एक्स में वाई में जिसमें फाइंड आउट करना हो, ये आप विजुअली आपको पता चल रहा है कि एक चीज़ मैं मेंशन कर रही हूँ कि रेस्ट पे है। ठीक है,
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए और उसकी मोमेंटम कितना होना चाहिए, ये आप बता सकते हैं। ओके, आफ्टर डीके क्या हो रहा है, ये जो एटम है रेडियो एक्टिव एटम है और इसको अल्फ़ा डीके भी कहते हैं इस प्रोसेस को। इसमें क्या होता है कि आपका यूरेनियम एटम डीके कर जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरे दो आपके एटम्स में, एक है थोरियम और एक है हीलियम। ठीक है जी। अब क्या होता है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपका हीलियम है वो मूव कर रहा है जो आपकी डायरेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन थोरियम की गिवन नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं अगर ये डायरेक्शन इधर वाली, आई होप कि आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं इसको फिर रिपीट करती हूँ। अगर हीलियम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और इधर क्या है एक्स, तो जो चीज़ बिल्कुल इसके अपोजिट जा रही होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वाई जी क्या होगी। अगर सारे लोग इस चीज़ का आंसर लिखें तो एक अच्छी बात है, उस तरह से आप एक्टिव रहते हैं, आपका जो पार्टिसिपेशन है वो काउंट होता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। डायरेक्शन आप खुद बताएंगे या अभी हम डिस्कशन सेशन में भी आके हम इसको, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्कस कर लेंगे। समहाउ ये इट्स क्वाइट ईजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप इसको बता दें कि इसकी डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है किसकी, अगर हम इस फिगर को देखें, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ। ओके जी, एटम की मैस आपको गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, बाद में आपको क्या है जी, मैस गिवन है और थोरियम का आपको गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है थोरियम की, नहीं हीलियम की गिवन है। एंड एन एटम ऑफ थोरियम, द हीलियम एटम इज ऑब्जर्व मूव, हीलियम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और साथ में उसकी क्या है, उसकी वेलोसिटी भी गिवन है। अब आपने क्या करना है, आपके पास वही इक्वेशन है, लेकिन ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है आपके लास्ट क्वेश्चन से। आप सोच सकते हैं क्यों, ये आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन सॉरी में पड़ा हुआ था एक्स डायरेक्शन में, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, वो इसी एक्सिस पे, दिस इज एक्स एक्सिस, इधर को जो मूव कर रहा है दैट इज पॉजिटिव, इधर को जो मूव करेगा वो क्या होगा। इसका ये मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपकी जो पार्टिकल हैं वो स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं, इसका मतलब है एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। अगर आपके पास कॉस थीटा आता है पी एक्स का कंपोनेंट, तो आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 हो जाएगा, विच मीन्स कि अब आपके पास इक्वेशन बहुत आसान है। पी एक्स इनिशियल, आप बता सकते हैं पार्टिकल गिवन है, यूरेनियम एटम इज एट रेस्ट, विच मीन्स कि उसका इनिशियल जो आपके पास पी इन भी अगर आप लिख लें, एक्स भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 0। ठीक है, और पी फाइनल क्या है जी आपके पास, फाइनल में क्या हो रहा है, आपने मोमेंटम लिखना है हीलियम का प्लस मोमेंटम लिखना है आपने थोरियम का। अब जो हीलियम का आपके पास, अगर आप उसके ऊपर बार ना भी लगाएं तो चलेगा, इसलिए कि जो बिफोर कोलिजन है आपके पास यह यहाँ जो मोमेंटम है वो है मोमेंटम यूरेनियम का और वेलोसिटी यूरेनियम की, जो कि वी की वेलोसिटी 0 होने की वजह से सारी चीज़ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। मैंने क्लास में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इस वाली सिचुएशन में जैसे हमने पी एक्स इनिशियल और पी वाई इनिशियल फाइंड आउट करने के लिए एंगल को यूज़ नहीं किया था, हमें एंगल की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, उसकी रीज़न क्या थी कि वहाँ पर एंगल था ही नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में ए एक्सिस में ही कर रहे थे, तो अगर आप उसके कंपोनेंट निकाल भी लेते तो भी 0 आके 1 आ जाता, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हमें पी वाई को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर भी लें कि पी में पी एक्स और पी वाई दोनों लेट्स सपोज शामिल आपने एक्स के साथ करना है, वाई को वाई के साथ करना है, तो आपको पता है कि पी वाई इनिशियल और पी वाई फाइनल दोनों ही 0 हैं, तो कोई इक्वेशन आपको नहीं मिलती, इसलिए हम इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हैं, हम सिंपल पी लिख रहे हैं उसको। बेसिकली ये आपका पी एक्स है। ठीक है जी, अब आप देखें कि आपके पास गिवन क्या है, गिवन ये आपकी क्वेश्चन आ गई, पी एक्स या पी इनिशियल पी फाइनल के बराबर, पी इनिशियल क्या है 0, पी फाइनल क्या है मैस ऑफ हीलियम, वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस मैस ऑफ थोरियम और वेलोसिटी ऑफ थोरियम। ठीक है, तो ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वेलोसिटी। तो क्या आ गया, एम थोरियम वी
थोरियम इज इक्वल टू माइनस m हीलियम और वेलोसिटी ऑफ हीलियम। और अगर मैं यहाँ से इसको चले नेक्स्ट में कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, वी थोरियम जो कि अननोन है, सारे नोन को मैं एक साइड पे ले आती हूँ। हीलियम, वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ थोरियम, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन का वो किसी नंबर में आएगा, ठीक है, कोई 4 5 6 आपका नंबर आ जाएगा। अब क्या हुआ, डायरेक्शन आपको पता है, आपने बताना है, मैंने भी थोड़ी सी मेंशन भी कर दी कि इसकी डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या करना है, इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। या अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, सॉरी, आपकी काइनेटिक एनर्जी है जी बिफोर कोलिजन ज़ीरो, क्यों ये आप बताएंगे, और आफ्टर कोलिजन आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m हीलियम v हीलियम, ठीक है ना, स्क्वायर प्लस हाफ m थोरियम v स्क्वायर थोरियम। ये आपने भी फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो इससे आपके पास कोई ना कोई एनर्जी आ जाएगी, और वो आपने बतानी है कि क्या एनर्जी आती है, ज़ीरो आती है या कुछ और आती है, ठीक है, ये बात आप बताएंगे। अगर तो वो ज़ीरो आती है विच मीन्स के आपकी काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, और अगर वो ज़ीरो नहीं आती है इसका ये मतलब होगा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। लेकिन आपको याद है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से मुराद से कंजर्वेशन के लॉज जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये हमें पता है कि इसमें चार्ज कंजर्व था और ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे क्या चीज़ हम ने डिस्कस की है या पूरी डिस्कस नहीं किया, या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने, जो कौन सा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन डिस्कस किया था। लास्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमारे पास था प्रॉब्लम, उसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर सिस्टम सेम थी, उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कंजर्व हो गई थी। लेकिन इस वाले केस में अगर तो दोनों साइड पे आपका जीरो आ जाए, वेल एंड गुड, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, विच मीन्स कि आपकी काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, गुड, बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर ये ज़ीरो ना आई तो, और आपने ये भी डिस्कस करना है, हर बंदा इस चीज़ को सोचे कि अभी हम जब भी मिलेंगे तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर ये ज़ीरो नहीं आता विच मीन्स इट इज़ नॉट कंजर्व्ड, तो फिर क्या है, एनर्जी को हमने कंजर्व करना था या नहीं करना था, या कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। अगर तो ये रिएक्शन पॉसिबल है विच मीन्स कि टोटल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट, वही आनी चाहिए, ठीक है। दोनों को आप ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए, कांस्टेंट उसका आना चाहिए, ठीक है जी। इस चीज़ को अभी आप देखें, इन क्वेश्चन को आपने मैं सोच रही हूँ इसी की आपको असाइनमेंट दे दूँ ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ जाएं। आप इन तमाम क्वेश्चंस को बाय हैंड करें, अपने 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप उसकी कैलकुलेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। हर बंदा, अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर एक बार आपने इसको, अच्छा जब बंदा देख रहा होता है ना तो सिचुएशन इज़ बिट डिफरेंट। मैं कर रही हूँ, मेरे पास होता जा रहा है तो आपको भी लग रहा है हो रहा है, लेकिन जब आप खुद लिखने बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ हुई और कौन सी नहीं हुई है। तो आप सारे लोग इन दोनों क्वेश्चंस को बाय हैंड करेंगे, मैं भी आपकी एक असाइनमेंट भी पोस्ट कर देती हूँ आपके गूगल क्लासरूम में, तो आप उसको करेंगे। और जो आपका पहला क्विज़ होगा वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन पर होगा कि जैसे अभी आप देखें हमने 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, ठीक है। इन्हीं में से थोड़ी चेंज करते हुए आपका जो क्विज़ है वो आ जाएगा, और अगर आप सब लोग बाय हैंड अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आप इसमें 100% परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है जी। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये डिस्कशन काफ़ी है।